हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बीज सीड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीड क्या होता है। देखिए, सीड के बारे में यदि हम जानें तो बीज की उत्पत्ति बीजांड से होती है और बीज में दो संरचनाएं होती हैं, बीज आवरण सीड कोट और भ्रूण। भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणीयक्ष होती है, एक बीज पत्र या दो बीज पत्र होते हैं। तो देखिए, एक बीज पत्र वाले पौधे कौन कौन से हैं? गेहूं व मक्का, ग्रेमिनिकुल के पादप। और दो बीज पत्र वाले पौधे कौन कौन से हैं? चना व मटर यानी फैबेसी कुल के पादप दो बीज पत्री वाली पौधे हैं। अब हम बीज की संरचना के बारे में बात करें कि बीज की संरचना कैसी होती है, तो अलग अलग संरचना के बारे में बात करेंगे। द्विबीजपत्री पौधों के बीज की संरचना और एक बीजपत्री पौधों के बीज की संरचना। सबसे पहले हम बात करें द्विबीजपत्री पौधों के बीज की संरचना में सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो बीज आवरण होता है, सीड कोट कहते हैं उसको। बीज आवरण बीज की सबसे बाहरी परत है। इसमें दो सतह होती हैं। कौन कौन सी सतह होती हैं? दो, बाहरी सतह और भीतरी सतह। बाहरी सतह कठोर होती है, जिसे बीज चोल टेस्टा कहा जाता है, और भीतरी सतह जो होती है आंतरिक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है, जिसे टैगमैन कहा जाता है। भीतरी सतह को बोलते हैं टैगमैन। तो टेस्टा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? टेस्टा। बीज द्विबीजपत्री बीज में वह स्थान जहाँ से बीज फल से जुड़ा रहता है उसे नाभिका हाइलम कहते हैं, और हाइलम के पास छोटा सा छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। अब हम बात करें कि बीज में क्या होता है। भ्रूण भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होती है और दो बीज पत्र होते हैं। देखिए, भ्रूणी अक्ष में एक संरचना ऊपर की ओर होती है, जिसे प्रांकुर प्लीम्यूल कहा जाता है, और नीचे की ओर होती है रेडिकल मूलांकुर कहा जाता है। इसके जो मध्य नुकीला भाग होता है उसको हाइपोकोटाइल, और प्रांकुर का मध्य नुकीला भाग होता है उसे एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल से तो प्ररोह विकसित होता है और हाइपोकोटाइल से जड़ विकसित होती है। अब देखिए, बीज पत्रों में भ्रूणपोष पाया जाता है। अब भोजन संग्रह करने वाला जो ऊतक होता है भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब सामान्यतः जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान जो भ्रूणपोष है उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, जिनका भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, अभ्रूणपोषी पौधों में कौन कौन से हैं? चना, सेम, मटर अभ्रूणपोषी पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूणपोष पतला होता है। और भ्रूणपोष जिनमें पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधे, तो वह है अरंडी। अरंडी में गूदेदार भ्रूणपोष पाया जाता है। अब हम एक बीजपत्री बीज की संरचना के बारे में बात करें, तो एक बीजपत्री जो बीज होता है वह भ्रूणपोषी होता है, लेकिन ऑर्किड में अभ्रूणपोषी बीज बीज पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अभ्रूणपोषी। अगर हम एक बीजपत्री बीज की बात करें तो इसके जो बाहरी आवरण होता है वह बीजावरण होता है, और इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष की जो बाहरी परत होती है वो एल्यूरोन की परत होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ढाल के जैसे आकार का बड़ा बीजपत्र पाया जाता है। इस बीजपत्र को हम स्कूटेलम कहते हैं। तो ग्रेमिनी कुल के पादपों में स्कूटेलम पाया जाता है। तो स्कूटेलम बीजपत्र को कहा जाता है। बीजपत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। अब इसमें देखिए, ऊपर की ओर विकास करने वाली संरचना प्ररोह बनाने वाली संरचना प्रांकुर, और नीचे की ओर मूल बनाने संरचना मूलांकुर होती है। इन दोनों को ढकने वाली संरचनाओं को मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल कहा जाता है। तो इस तरह से जो एल्यूरोन की परत वाला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा जाता है। एल्यूरोन की परत भ्रूणपोष की बाहरी परत होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। और स्कूटेलम किसे कहते हैं? बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक मक्के के बीज का उदाहरण बताया है कि बीच में क्या है? भ्रूण है, और उसके चारों ओर क्या है? भ्रूणपोष है। तो सामान्यतः जो मोनोकोट होते हैं, एक बीज पत्री पौधे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। लेकिन ऑर्किड में क्या है? भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है। देखिए, एंडोस्पर्म का कार्य होता है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजों में जल की मात्रा कितनी होती है? बीजों में जल की मात्रा होती है 5 से 10%। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बीजों में जल की मात्रा कितनी होती है? बीजों में जल की मात्रा होती है 5 से 10%। अब देखिए, बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था के द्वारा अपने आप को लंबे समय तक जीवन छप बनाए रखते हैं। अर्थात बीज है तो जीवन है, यानी किसी पौधे का बीज है तो उसमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन वह जीवन सक्षम होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर या अनुकूल कृत्रिम रूप से उनको उपचार करने पर उनका अंकुरण कराया जाता है, जिससे उस पौधे को
पुनः हम जीवित रख सकते हैं। तो प्रसुप्त अवस्था के कारण जो बीज है या पौधा है अपने बीज के रूप में वह अपने आप को जीवित बनाए रखता है। तो प्रसुप्त अवस्था क्या होती है कि किसी भी पौधक का क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाना या किसी भी बीज का क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाना प्रसुप्ति कहलाता है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसुप्ति के कारण क्या है। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक अम्ल। ध्यान देना, दोबारा सुनिए। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड और फिनोलिक अम्ल अंकुरण निरोधी हैं, यानी कि अंकुरण निरोधी हैं, तो ये प्रसुप्ति में क्या है, सहायक हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बीज प्रसुप्ति में कौन सा सहायक है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये सारे याद रहने चाहिए। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक अम्ल, फिनोलिक एसिड बीज प्रसुप्ति में क्या है, ये सहायक है, अर्थात ये अंकुरण के मतलब निरोधी हैं, यानी बीज को अंकुरित होने नहीं देते। अब हम बात करें कि यदि बीज प्रसुप्ति को भंग करना है तो किस तरीके से हम बीज प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। तो बीजों को खुरचकर बीज प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है। कुछ बीजों को शीत उपचार मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 4 दिन रखा जाता है, तो उनसे उनकी प्रसुप्ति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, जिसके कारण वह अंकुरित हो जाते हैं। साइटोकाइनिन और एथाइलिन जो पादप हार्मोन है वह बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं। ध्यान देना, साइटोकाइनिन व एथाइलिन जो पादप हार्मोन है वह बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं, जबकि जिब्बरेलिन, एथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, थायोयूरिया प्रसुप्ति को भंग करने में सहायक है। कौन कौन से हार्मोन, जिब्बरेलिन, एथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन और थायोयूरिया बीज प्रसुप्ति को भंग करते हैं। और यदि बीजों को उच्च तापमान दिया जाए 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 घंटे यदि दिया जाए तो भी बीजों की प्रसुप्ति को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। बीजों की प्रसुप्ति को भंग करने के कौन कौन से साधन है। खुरचकर, शीत उपचार द्वारा, साइटोकाइनिन व एथाइलिन हार्मोन बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं, और जिब्रेलिन, एथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन और थायोयूरिया बीज प्रसुप्ति को भंग करते हैं। उच्च तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा भी बीज प्रसुप्ति को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अब हम बात करें, देखिए जब भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है तो न्यूसिलस का सामान्यतः उपयोग हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन कुछ पौधों में न्यूसिलस बीजांडकाय झिल्ली के समान रह जाता है, और इस झिल्ली के समान बीजांडकाय को परिभ्रूणपोष कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है। काली मिर्च में परिभ्रूणपोष पाया जाता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और है कि अरंडी में बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के पास अध्यावरण से अतिवृद्धि होकर एक प्लग जैसी संरचना बनती है जिसे बीज चोलक कैरंकल कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि कैरंकल किसमें मिलता है, तो कैरंकल किसमें मिलता है, अरंडी में मिलता है, जबकि पेरिस्पर्म किसमें पाया जाता है, काली मिर्च में पेरिस्पर्म पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बीज के बारे में पढ़ा, तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बीज के बारे में वो सब हमने शामिल किए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या फिर डीएसएसपी का पीजीटी टीजीटी परीक्षा है, या केबीएस एनवीएस की टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं, और अन्य टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, वो इस क्लास को देख सकते हैं। जनरल साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भले ही न देखें। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।